गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम शिवानी बासी, स्टूडेंट ऑफ एमएससी फाइनल। आज हम सी प्रोग्रामिंग आगे पढ़ेंगे। जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने सी प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं वो हमने समझा था, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हेलो वर्ल्ड का हमने देखा था और उसे एग्जीक्यूट किया था। समझने की कोशिश की थी कि सी प्रोग्राम एक्चुअल में दिखता कैसे, होता कैसे और एग्जीक्यूट कैसे होता है। उसी में अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं टोकन्स, कमेंट्स, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स और कुछ बेसिक टर्म्स जो आगे आगे यूज़ होंगी। वो बेसिक टर्म्स हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, ताकि आगे आगे जब हम पढ़ें तो हमें प्रोग्राम को समझने में आसानी हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टोकन्स क्या होते हैं हमारे सी में। जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है उसका वो सबसे छोटा एलिमेंट जो हमारे कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल है, जो कंपाइलर को समझ आता है, उसका मीनिंग समझ आता है, उसका वर्क समझ आता है, वो हमारा है टोकन। कंपाइलर हमारा क्या था? जो भी हम कोड लिख रहे हैं, चाहे वो C++ में लिख रहे हैं, सी में लिख रहे हैं, या किसी और लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं, जावा में लिख रहे हैं, वो 0 और 1 की फॉर्म में नहीं होते। बट जो हमारी मशीन्स होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, उनको सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझ आती है। यानी कि जो कोड 0 और 1 की फॉर्म में हो, बाइनरी में हो, वही उन्हें समझ आता है। तो जो हमारे कंपाइलर्स होते हैं, जो हमारे इंटरप्रेटर्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं? वो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। हमारे प्रोग्राम की वो सबसे छोटी टर्म जो हमारे कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल मीन्स कंपाइलर को समझ आती है, उसको समझ आता है कि जो हमारी टर्म लिखी हुई है उसका मीनिंग क्या है, उसका काम क्या है। उसको हम क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक छोटी सी स्टेटमेंट मैंने लिखी है। जो ये कीवर्ड्स होते हैं, हमारे आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स हैं, ये हमारे टोकन्स हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, तब और अच्छे से समझ आएगा। अभी ये एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, प्रिंटफ, देन डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड। ये हमने कल किया था। प्रिंटफ स्टेटमेंट जो हमने देखी थी हमने हेलो वर्ल्ड का एक छोटा सा प्रोग्राम देखा था। तो इस लाइन में, इस स्टेटमेंट में हमारे पास 5 टोकन्स हैं। अब वो देखते हैं कि 5 टोकन्स वो है क्या। सबसे पहला टोकन जो है हमारे पास इसमें है प्रिंटफ। प्रिंटफ इसमें सबसे पहला हमारा टोकन है, जो कंपाइलर को समझ आता है कि प्रिंटफ है क्या। प्रिंटफ क्या था? हमारा इनबिल्ट फंक्शन था। किस लिए यूज़ होता है? हमें स्क्रीन पर कुछ प्रिंट कराना है, उसके लिए हम प्रिंटफ लगाते हैं। जो भी डबल कोट्स के अंदर पार्ट होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा इस फंक्शन के थ्रू। तो सबसे पहला टोकन हमारा क्या है इसमें? प्रिंटफ, जो कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल है। नेक्स्ट हमारा इसमें टोकन क्या है? स्टार्टिंग ब्रैकेट। प्रिंटफ के बाद जो ब्रैकेट लगी है, ये हमारा नेक्स्ट टोकन है, सेकेंड टोकन है इस स्टेटमेंट में। और इससे अगला टोकन क्या है जो कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल है? ये डबल कोट्स वाला पार्ट, जो कंपाइलर को प्रिंट कराना है एज इट इज़। कंपाइलर को ये हेलो समझ नहीं आता, ये वर्ड लिखा समझ नहीं आता, ये जो हमने कोमा लगाया है डबल कोट्स के अंदर, ये समझ नहीं आता। कंपाइलर को पता है कि डबल कोट्स वाला पार्ट प्रिंट कराना है। तो ये एक टोकन हो गया। एक टोकन ये हो गया प्रिंटफ हमारा, एक हो गया हमारी स्टार्टिंग ब्रैकेट, एक हो गया हमारा ये हेलो वर्ल्ड वाला पार्ट। तो तीन जो हमारे ये टोकन्स हो गए। बाकी 2 टोकन्स कौन से हैं हमारे इसमें? नेक्स्ट टोकन है हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट। जो हमने ब्रैकेट स्टार्ट की थी उसको हमने क्लोज किया है। ये हमारा 4th टोकन है, जो कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल है। सबसे लास्ट टोकन है हमारा इसमें सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या था? मैंने बताया था जो भी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसको सेमीकोलन क्या बताएगा कंपाइलर को कि यहाँ पर स्टेटमेंट खत्म हो गई, यहाँ पर जो हमारी स्टेटमेंट थी, जो हमारी लाइन थी, वो टर्मिनेट हो गई। अब इससे आगे जो भी लिखा होगा वो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट लाइन है। जो सेमीकोलन है हमारा, वो टर्मिनेशन बताता है कि स्टेटमेंट यहाँ पर टर्मिनेट हो गई, ख़त्म हो गई। तो ये हमारा 5th टोकन इस स्टेटमेंट में, जो ये लाइन हमने लिखी है, सेमीकोलन हमारा 5th टोकन।
सो बेसिकली इस स्टेटमेंट में हमारे पास 5 टोकन्स थे, हमने वो समझा कि कंपाइलर के लिए क्या क्या मीनिंगफुल है एग्जाम्पल के तौर पर। सो वो छोटी से छोटी टर्म जो कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल है, कंपाइलर को समझ आती है, उसको हम कहते हैं टोकन। देन हमारे पास आते हैं कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? जब हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा था तो ये मेन फंक्शन हमारा है। सी प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होगा, ना एक से कम होगा ना एक से ज़्यादा होगा। ना तो हम सी प्रोग्राम मेन फंक्शन के बिना लिख सकते हैं, ना ही हम सी प्रोग्राम में 2 या 3 या 4 मेन फंक्शन बना सकते हैं। सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होगा। अब मेन के हमने आगे लिखा है वॉइड। वॉइड मैंने कहा था वॉइड का मीनिंग होता है नल। ये जो वॉइड है ये हमारी डेटा टाइप है। ये बता रही है कंपाइलर को कि जो मेन फंक्शन है हमारा वो किस टाइप का है। वॉइड टाइप मीन्स नल टाइप का है, कुछ भी रिटर्न नहीं करे। तो ये जो वॉइड लिखा है ये हमारा कीवर्ड है। इसका मीनिंग पहले से ही डिफाइन किया गया है, प्री डिफाइंड है। जो भी वर्ड्स हमारे पास प्री डिफाइंड है सी में, उनको हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं हम उनको। वो हमारे कीवर्ड्स हैं जिनका मीनिंग, जिनका फीचर, कुछ फंक्शनैलिटी जो है वो पहले से ही डिफाइन की हुई है, उनका काम कुछ डिफाइन किया हुआ है। उन कीवर्ड्स का कुछ काम, कुछ फंक्शनैलिटी, स्पेशल फंक्शनैलिटी जो है वो डिफाइन की हुई है, उनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। उन कीवर्ड्स को हम किसी और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। उनकी फंक्शनैलिटी पहले से ही डिफाइंड हो चुकी है, हम उनके फंक्शंस को चेंज नहीं कर सकते। वो हमारे होते हैं कीवर्ड या रिजर्व वर्ड, यानी कि वो पहले से ही रिजर्व हो गए, अब हम उनमें चेंजेस नहीं कर सकते। वो हमारे होते हैं कीवर्ड्स। जो हमारी सी लैंग्वेज है उसमें 32 कीवर्ड्स हमारे पास हैं। टोटल 32 कीवर्ड्स सी में हैं। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ये जो टेबल है इसमें 32 कीवर्ड्स हैं जो सी लैंग्वेज में है हमारे पास। इनमें से हमने कौन कौन से पढ़े हैं अभी तक जो हमारी नज़र में आए हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था इंट मेन फंक्शन बनाया था हमने, इंट मेन, देन हेलो वर्ड हमने प्रिंट कराया था। और क्या देखा है हमने इसमें से? इफ़ हमने एक बार देख लिया है, पिछली वीडियो में देखा था हमने। इफ़ किस लिए यूज़ होता है? कोई कंडीशन हमें चेक करनी है कि ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए यूज़ होता है इफ़ हमारी नज़र में आ गया। इसको हम और डीपली अभी पढ़ेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट होती क्या है, इसका यूज़ कैसे होता है। और हमने पढ़ लिया है वॉइड, एक बार देख लिया है वॉइड डेटा टाइप जो हमने अभी देखी थी हेलो वर्ड के प्रोग्राम में, ये हमने देख लिया। और हमारे पास बाकी टोटल हमारे पास जो है वो 32 कीवर्ड्स हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हम एक एक कीवर्ड का मीनिंग भी समझते जाएंगे, डे बाय डे एक एक कीवर्ड की फंक्शनैलिटी हम समझते जाएंगे। सो ये 32 कीवर्ड्स का टेबल है जो सी में प्री डिफाइंड है। इनकी फंक्शनैलिटी हम चेंज नहीं कर सकते। इनके कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर नेम से समझ आता है, आइडेंटिफाई करना किसी चीज़ को। सपोज 2 पर्सन हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम सपोज कुछ भी है, सपोज शुभम है दूसरे का नाम। तो दोनों पर्सन्स को हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, हम पहचान कैसे रहे हैं? उनके नाम से पहचान रहे हैं। कोई भी पर्सन होता है हम उसको उसके नाम से पहचानते हैं, उसके नाम से उसको बुलाते हैं। तो बेसिकली आइडेंटिफायर का मीनिंग क्या हो गया? नाम। जो हम वेरिएबल्स लेंगे, आगे पढ़ेंगे वेरिएबल्स भी क्या होते हैं। जो हम वेरिएबल्स लेंगे, फंक्शंस बनाएंगे, एरे बनाएंगे, उनका जो हम नाम रखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में का नाम, जो भी हम नाम लेंगे उसमें हम किस किस का यूज़ कर सकते हैं? हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके नाम रख सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स के साथ हम नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर हम लगा सकते हैं साथ में। तो इन चीज़ों का यूज़ करके हम कोई भी नाम बना सकते हैं, कोई भी नाम अपने फंक्शन, वेरिएबल या एरे को दे सकते हैं। बट जो इसमें एक कंडीशन हमारे पास आ जाती है, जो हमारे कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने बताया ये रिजर्व वर्ड हैं, इनकी फंक्शनैलिटी हम चेंज नहीं कर सकते। जो
जो भी हम नाम रखेंगे अपने वेरिएबल का, अपने फंक्शन का, अपने एरे का, वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जो हमारे रिजर्व वर्ड है वो नहीं होने चाहिए, अदरवाइज कंपाइलर क्या करेगा, एरर देगा। अब कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफायर का नेम रखने के लिए। जो हम फंक्शन बनाएंगे, हम वेरिएबल बनाएंगे, उनका जो नेम हम डालेंगे, उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए हमारा एक तो। देन जो भी हम नाम रखने वाले हैं वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो या अंडरस्कोर से स्टार्ट। जो ये वाला हमारा सिंबल है, या तो वो इससे स्टार्ट हो या कोई अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट ABC हो गया, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, इससे स्टार्ट हो हमारा नेम। सेकंड हमारे पास क्या है, हम सिर्फ अल्फ़ाबेट, नंबर, अंडरस्कोर का ही यूज़ कर सकते हैं अपने नाम को रखने के लिए। कोई भी हम वेरिएबल को नाम दे रहे हैं उसमें ये सिर्फ अल्फ़ाबेट, नंबर और अंडरस्कोर ही हो, इसके अलावा कुछ ना हो। इसके अलावा सपोज परसेंट हो गया, हमारे पास होता है परसेंटेज का सिंबल होता है, एंड का सिंबल होता है, प्लस का सिंबल होता है। ये सिंबल्स जो है हम इंसर्ट नहीं कर सकते, या कोई पंक्चुएशन है हमारी, इंसर्ट नहीं कर सकते। हम अपना नाम सिर्फ अल्फ़ाबेट, नंबर और अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन से ही बना सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर मीन्स एंड सिंबल, परसेंट सिंबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो भी हम नाम रख रहे हैं उसमें नाम के बीच में कोई स्पेस ना हो। अगर हम स्पेस देंगे तो कंपाइलर हमें एरर देगा। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जो भी, फॉर एग्जांपल ये एक फाइल है, ये एक प्रोग्राम है, छोटा सा थोड़ा सा बड़ा ही है तो जो हमने ये वेरिएबल बनाए हैं ऊपर, इंट टाइप के, हमारे इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल है हमारे पास, A, B एंड C। सपोज मैं इसे 0 से स्टार्ट कर देती हूँ, B को मैंने आगे 0 लगा दिया। अब देखोगे यहाँ पर ये जो है ना पार्ट रेड हो गया और इसके नीचे लाइन आ गई, दैट मीन्स यहाँ एरर है। रेड हो गया ना ये पार्ट, दैट मीन्स यहाँ एरर है। एरर क्या है कि हम अपने वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, या कोई और नंबर हो, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। सेकंड हमारा क्या था कि जो भी हमारा नाम है उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट, नंबर और अंडरस्कोर का मिक्सचर ही रख सकते हैं। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर भी डाल के देख लेते हैं। स्पेशल कैरेक्टर में क्या आ जाता है, हमारा @ सिंबल आ जाता है। मैंने @ इंसर्ट किया, देखेंगे आप यहाँ पर छोटी सी एक रेड लाइन आ गई, दैट मीन्स यहाँ एरर है। मैं इसे जूम कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको विजिबल हो। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर छोटी सी एक रेड लाइन आपको दिखेगी, दैट मीन्स यहाँ एरर है। एरर क्या है कि हमने @ सिंबल लगा दिया। हम अपने वेरिएबल में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट नहीं कर सकते। इसको मैं हटा दूंगी तो वो लाइन गायब हो जाएगी, मीन्स एरर खत्म हो। देन कोई भी वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए हमारे नाम में। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है, अगर मैं अपने नाम का वेरिएबल बनाती हूँ, सपोज मैं अपने नाम का वेरिएबल बनाती हूँ शिवानी पासी। अब मैंने यहाँ स्पेस डाला, स्पेस के बाद मेरा लास्ट नेम पासी। अब यहाँ पर आप देखेंगे रेड लाइन फिर से आ गई, दैट मीन्स यहाँ एरर है। एरर क्या है कि मैं स्पेस इंसर्ट नहीं कर सकती वेरिएबल में। स्पेस नहीं आना चाहिए मेरे नाम में। जो भी मैं वेरिएबल का नाम रख रही हूँ उसमें स्पेस नहीं आएगा। या तो मैं यहाँ अंडरस्कोर इंसर्ट करूँ तब ये एरर नहीं देगा, एरर रिमूव हो गई, या फिर मैं स्पेस ही ना डालूँ तब भी एरर नहीं देगा। मतलब जो भी हम नाम रख रहे हैं उसमें हम स्पेस नहीं डाल सकते बीच में, या तो हम अंडरस्कोर डालें। अगर हमें लिखना ही है इसको अलग अलग करके तो हम यहाँ अंडरस्कोर इंसर्ट कर सकते हैं, समझने के लिए कि ये शिवानी जो है फर्स्ट नेम है और पासी जो है वो लास्ट नेम। सो ये कुछ रूल्स थे नाम के, नेमिंग के, आइडेंटिफायर्स जो हैं हमारे उनके। और सबसे मेन जो हमारा था
कि हम कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। जो ये हमारे 32 कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड हैं, इनका यूज़ हम किसी नाम को रखने में नहीं कर सकते। कोई हम वेरिएबल बना रहे हैं, हम फंक्शन बना रहे हैं, उसका नाम हम कीवर्ड्स के ऊपर नहीं रख सकते। इस बात का हमें ध्यान रखना। अब कुछ बेसिक टर्म्स। सोर्स कोड क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास जो ये हमने कोड लिखा है, ये प्रोग्राम लिखा है सी लैंग्वेज में, इसको ही हम सोर्स कोड कहते हैं। ये जो है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने कुछ प्रोग्राम लिखा है कुछ काम कराने के लिए कंप्यूटर से, इसको हम कहते हैं सोर्स कोड। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है? नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? जो हमारा सोर्स कोड है, जो हमने सी में प्रोग्राम लिखा है, उसको कंपाइलर जब 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जो कंप्यूटर के लिए एग्जीक्यूटेबल है, वो हमारा है ऑब्जेक्ट कोड। या हम जिसे कहें बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, हमारा जो प्रोग्राम था हमने कंपाइल किया, वो कंपाइल होके बाइनरी में कन्वर्ट होके हमें एक फाइल मिल गई, वो जो कोड है वो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है। या हम कह सकते हैं कि मशीन कोड है या बाइनरी कोड है, कह सकते हैं हम। उसी को बाइनरी कोड भी कहते हैं, उसी को ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, उसी को मशीन कोड भी कहते हैं, जो 0 और 1 की फॉर्म में हो, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में हो बेसिकली। नेक्स्ट इज लिंकर। तो जब कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, हमें नहीं पता कंपाइलर के काम करने का क्या तरीका है, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है कंपाइलर का। तो हो सकता है कि कंपाइलर जो है हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दे। सपोज हमारा प्रोग्राम है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे कंपाइलर, उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूल। तो जो लिंकर है हमारा, इन मॉड्यूल्स को कंबाइन करने का काम करते हैं। इन मॉड्यूल्स को कंबाइन करके वो हमें एक सिंगल प्रोग्राम दे देते हैं, जिसको एग्जीक्यूट हम करते हैं। आउटपुट क्या होगी लिंकर की? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। लिंकर क्या है? एक प्रोग्राम है जो कंपाइलर ने मॉड्यूल्स कंपाइल करके दिए हैं, उनको कंबाइन करने का काम करता है लिंकर। और क्या करता है? जो हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम किया था, उसमें सबसे ऊपर हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड की थी, studio.h, conio.h, जिनकी फुल फॉर्म्स मैंने बताई थी। स्टूडियो की क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कोनियो की है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो ये जो हेडर फाइल्स हैं, मैंने कहा था कि ये इनबिल्ट हैं लाइब्रेरी में, सी लाइब्रेरी में इनबिल्ट हैं। तो जब ये इनबिल्ट हैं, इनको इंक्लूड हमने किया, हमने कंपाइलर को बताया जो भी हमारा प्रोग्राम है उनमें पहले इन फाइल्स को इंक्लूड करें, फिर हमारे प्रोग्राम को जो है कंपाइल करें। तो जो लिंकर है, इन फाइल्स को हमारे प्रोग्राम के साथ ऐड करने का काम करते हैं, इसको लिंक करने का काम करते हैं। सी लाइब्रेरी जो भी हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से जो भी हमने इंक्लूड किया है, उसको हमारे कोड के साथ जोड़ने का काम करता है लिंकर। देन लाइब्रेरी क्या होती है? जो भी हमारी, जैसे कि studio.h हमारी फाइल है, conio.h हमारी फाइल है, जो प्रोग्राम्स पहले से ही प्री डिफाइंड है, कुछ फंक्शंस बनाए हुए हैं यूज़ के लिए, वो कहाँ पर है? हमारी लाइब्रेरी में। उसको क्या बोलते हैं हम? लाइब्रेरी। सपोज एक SQRT नाम का फंक्शन होता है सी में होता है। जब हमें सपोज हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये SQRT जो फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज़ होता है। लेकिन इस फंक्शन का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले, जैसे कि हमने studio.h इंक्लूड की थी, ऐसे ही हमें math.h एक लाइब्रेरी होती है, वो इंक्लूड करनी पड़ती है इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए। तो जो हमारी math.h है वो क्या है? उसमें इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी जो है डिफाइंड है कि कैसे वर्क करेगा, क्या इसकी फंक्शनैलिटी है, ये सब कुछ डिफाइंड है। उस math.h को हम क्या बोलेंगे? लाइब्रेरी बोलेंगे। कंपाइल टाइम क्या है? जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है उसको हम कहेंगे कंपाइल टाइम। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम कहेंगे रन टाइम।
देन हमारे पास आते हैं कमेंट्स। सपोज हमने कोई प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को हमने रीड करना है। कई बार ऐसा होता है कि ये कोड हमें समझ ही ना आए, होता है ना, ये तो छोटा सा कोड है। आगे आगे जब हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ और चीज प्रोग्राम बनाएंगे जो बड़े होंगे, लेंथी होंगे, क्या होता है उनको समझने में दिक्कत आती है कई बार। तो जो कमेंट्स होते हैं वो हमें प्रोग्राम समझने में हेल्प करते हैं। बेसिकली जो कमेंट है वो कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल नहीं है, कंपाइलर उन्हें स्किप कर देता है, उन्हें कंपाइल नहीं करता। कंपाइलर के लिए कमेंट्स का कोई मीनिंग नहीं है। तो सी में दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट, देन सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टीपल लाइंस में हम लिख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया, यहाँ मैं कमेंट दे रही हूँ, यहाँ मैं यूज़र को बता रही हूँ कि ये जो है हमारे वेरिएबल्स हैं। हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम कमेंट को, मल्टी लाइन कमेंट को बैकस्लैश डालेंगे, स्टार डालेंगे, देन हम जो भी लिखेंगे वो कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल नहीं होगा। मैंने कुछ भी ऐसे टाइप कर दिया, जब हम स्टार डालेंगे देन बैकस्लैश दोबारा डालेंगे, अब ये जो लाइन है ये कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल नहीं है, इसका कंपाइलर कुछ नहीं करेगा, इसको स्किप कर दे। ये जो है हम कुछ भी समझने के लिए हम लिख देते हैं, अपने प्रोग्राम को समझने के लिए लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया वेरिएबल की, जो ये है हमारे वेरिएबल हैं। अब ये ग्रीन पार्ट जो है ये कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है कंपाइलर के लिए। मल्टी लाइन है मीन्स हम इस मल्टीपल लाइन, हम यहाँ पर भी कुछ लिख दें। सपोज जितना भी जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे, ये जो हमारा बैकस्लैश स्टार स्टार्ट हुआ, फिर स्टार बैकस्लैश क्लोज हुआ, इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे, कितनी भी लाइंस में हम लिखें, वो कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल नहीं होगा। देन दूसरी टाइप की हमारे पास कमेंट आती है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मीन्स हमने 2 बार बैकस्लैश डाल दिया, इसके बाद हम फर्स्ट लाइन में जो जिस भी लाइन में हमने ये 2 बार बैकस्लैश डाला है, इसके बाद हम उस लाइन के अंदर कुछ भी लिखें वो कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल नहीं होगा। वो कंपाइलर उसको कुछ करेगा ही नहीं, उसको कंपाइल नहीं करेगा। लेकिन जब हम एंटर प्रेस करते हैं, इसके बाद जो हम लिखेंगे वो मीनिंगफुल होगा। दैट मीन्स जो हमने डबल बैकस्लैश डाला है ये सिर्फ एक ही लाइन को कमेंट बना रहा है, लेकिन जो हमारी ये स्टार वाली है बैकस्लैश स्टार, ये मल्टीपल लाइंस को कमेंट बना रहा है। ये फेसबुक वाले कमेंट्स नहीं है। जो लेंथी प्रोग्राम्स होते हैं वो समझने के लिए हम कमेंट्स लगा देते हैं, ताकि जब हम बाद में अपना कोड पढ़ें तो उसे समझने में आसानी हो, या कोई और हमारा कोड पढ़ रहा है। देन वेरिएबल्स। सपोज हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं और हमारे पास 2 फ्रूट हैं, एक है एप्पल, एक है हमारे पास बनाना। अब हम दोनों ही बॉक्सेस में, एक में एप्पल डाल देते हैं सपोज, एक में बनाना। दोनों ही बॉक्सेस सेम है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से बॉक्स में एप्पल है, कौन से बॉक्स में बनाना है? तो हम क्या करेंगे, इन बॉक्सेस को नाम दे देंगे। सपोज फर्स्ट बॉक्स को हमने नाम दे दिया ए, सेकंड बॉक्स को हमने नाम दे दिया बी। तो वेरिएबल जो है ये इन बॉक्सेस की तरह ही है। वेरिएबल एक बॉक्स की तरह ही है जो जिसके अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। कोई डेटा है वो हम स्टोर कर सकते हैं, और इस बॉक्स को हम कुछ नाम दे देंगे, सपोज ए। तो जो बेसिकली वेरिएबल है वो डेटा स्टोर करता है हमारा। फॉर एग्जांपल इस कोड में ए, बी और सी जो है वो वेरिएबल है। ये तीनों मैंने किस टाइप के लिए है, इंट टाइप के लिए। इंट का मतलब होता है इंटीजर, मतलब जो हमारे ए बी सी के अंदर डेटा स्टोर होगा
वो इंटीजर टाइप का होगा, नंबर टाइप का होगा। देन सेमीकोलन। सेमीकोलन जैसे कि मैंने बताया स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, ये कंपाइलर को बताता है कि यहाँ पर स्टेटमेंट खत्म हो गई। देन ये छोटा सा कोड, अभी कंप्लीट कोड तो नहीं समझ आएगा बिकॉज हमने इसमें से कुछ चीज़ें ही अभी पढ़ी हैं। सबसे पहले हमारे पास है हेडर फाइल्स, studio.h, conio.h। जो ये हमारा हैश है, ये क्या बताया था मैंने, ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। studio.h की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कोनियो की है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये जो दो हमारी फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स हैं, ये इनबिल्ट हैं। देन मेन फंक्शन हमने बनाया है वॉइड टाइप का। वॉइड क्या है, हमारी डेटा टाइप है जो बता रही है कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो किस टाइप का है। वॉइड मीन्स नल, मतलब कुछ भी नहीं। और जो भी हमारा प्रोग्राम है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होगा, ना एक से ज़्यादा होगा ना एक से कम होगा। देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। जो ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुई है दैट मीन्स ये हमारा क्या है, ब्लॉक है, कोड ब्लॉक है ये हमारा, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद हमने लिखा है इंट a एंड b। अब ये a एंड b हमारे क्या है, वेरिएबल हैं। ये a एंड b है हमारे वेरिएबल इंट टाइप के, मतलब जो भी डेटा a और b में स्टोर होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, हम इसमें कैरेक्टर नहीं डाल सकते। अगर हमें इसमें कैरेक्टर डालना है तो हम इंट की जगह लिखेंगे कैर, CHAR, कैर। कैर भी एक डेटा टाइप है, आगे हम पढ़ेंगे। जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं हमारे पास सी में। तो अभी जो हमने वेरिएबल बनाए हैं a एंड b, ये हमने बनाए हैं इंट टाइप के, इंटीजर टाइप के। देन हमने printf लगाया है। printf क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है जो कुछ प्रिंट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। देन डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो कंपाइलर एज इट इज़ प्रिंट करा देगा। हमने क्या लिखा है, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये कंपाइलर एज इट इज़ प्रिंट करा देगा। देन हमने लिखा है स्कैनएफ। स्कैनएफ भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। स्कैनएफ किस लिए यूज़ होता है, यूज़र से कुछ वैल्यू हमने रीड करनी है उसके लिए यूज़ होता है स्कैनएफ, हम वैल्यूज़ को स्कैन करते हैं। 2 बार हमने %d लिखा है, दैट मीन्स हमारे 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल की वैल्यू हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। %d हमने क्यों लिखा है, ये कंपाइलर को बता रहा है कि जो वैल्यू इनपुट होगी वो इंटीजर टाइप की है। देन डबल कोट्स बंद, फिर उसके बाद हमने कॉमा लगाया, उसके बाद हमने लिखा है एंड a एंड b। जिस सीक्वेंस में हम यहाँ पर ये लिखेंगे वेरिएबल का, सपोज हमने b पहले लिख दिया होता, जो सबसे पहले एंटर करेगा यूज़र वैल्यू वो b के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो जिस सीक्वेंस में हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखेंगे उसी सीक्वेंस में हमारी वैल्यूज जो है वो स्टोर होंगी। देन सेमीकोलन क्या बताता है कि जो हमारी स्टेटमेंट है यहाँ पर टर्मिनेट हो गई। फिर हमने क्या किया, हमने c एक वेरिएबल था उसमें हमने क्या डाल दिया, a + b डाल दिया, हमने a और b का सम डाल दिया c में। देन सेमीकोलन, फिर हमने एक और printf स्टेटमेंट लगाई। printf किस लिए यूज़ होता है फिर से याद करा दूँ, जो भी हमारी स्क्रीन है उस पर हमने कुछ प्रिंट कराना है उसके लिए यूज़ होता है printf। हमने क्या प्रिंट कराया, द सम इज़ %d, जैसे कि हमने यहाँ पर %d लगाया था। %d का मतलब क्या है, इंटीजर वैल्यू। तो जैसे ही कंपाइलर को मशीन को यहाँ पर %d मिला कंप्यूटर को, वो सीधा यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर जाएगा, जो हमारी डबल कोट्स हैं इसके बाहर जाएगा और देखेगा कौन सा वेरिएबल है, कौन से वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमें प्रिंट करानी है यहाँ पर %d की जगह पर। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर c, तो c में जो भी वैल्यू होगी, क्या वैल्यू है c में, a + b, वो प्रिंट हो जाएगी। देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, हमारा ब्लॉक जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया। सो ये एक प्रोग्राम था छोटा सा जिसको हमने समझने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे उसमें डेटा टाइप्स क्या होती हैं हमारे पास। अभी हमने जो पढ़ी वो पढ़ी सिर्फ वॉइड और इंट हमने पढ़ी है अभी तक, बाकी की डेटा टाइप्स भी हम देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।